नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शौरत एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है टेकचंद और आज हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इंडिया और यूएसए की टर्म में हम सारे के सारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको एक एक करके एनालिसिस करेंगे। सबसे जो पहला जो है हमारा हिस्टोरिकल रिलेशंस को देखेंगे, फिर पॉलिटिकल, फिर मिलिट्री, फिर ट्रेड, फिर साइंटिफिक, देन फिर स्पेस के बारे में हम एक एक करके एनालिसिस करेंगे। इनको हम डीपली एनालिसिस करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल रिलेशंस के बारे में देखेंगे। 1858 से 1947 का जो पीरियड था उसके बीच में जो हमारे इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस थे उसको देखते हैं। तो रिलीजियस कनेक्शंस के बारे में आते हैं। तो हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने योगा एंड वेदांता को यूएसए के अंदर प्रमोट किया था। देन जो यूएसए के जो लीडर थे, अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट लीडर थे मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर। इन्होंने महात्मा गांधी जी का जो नॉन वायलेंस जो मूवमेंट था उसको यूएसए के अंदर प्रमोट किया था कि नॉन वायलेंस होने से ही हम जीत सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था। देन पॉलिटिकल कनेक्शंस को देखते हैं। जो प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे उन्होंने ही इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। एलाइज ब्रिटेन के जो एलाइज थे फिर भी उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। उसके बाद जो भगत सिंह थिंड का जो एक केस निकल के आता है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था उस पीरियड का। जो भगत सिंह थिंड थे ये इंडियन ओरिजिन थे। ये इंडियन जो यूएसए की जो सिटीजनशिप लेना चाह रहे थे बाय नेचुरलाइजेशन एक्ट ऑफ 1906, जिसके अंदर जो इमिग्रेंट्स जो लोग हैं उनको सिटीजनशिप मिलती थी। जो वाइट पर्सन्स थे सिर्फ उन्हीं को ही जो इंडिया जो सिटीजनशिप जो मिलती थी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में इनका जो केस गया था जिसमें वो हार गए थे। उसके बाद से जो सिटीजनशिप है वो अफ्रीकन नेशंस को और एशियन नेशंस को किसी को भी मिलना बंद हो गया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था। देन वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे 1941 से 45 के बीच में जो इंडिया है एक मेन बेस का काम करता था। यहीं से ही जितना भी इनका जो वार चल रहा था जापान के अंदर, यहीं से ही इनको एड वगैरह जो प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, तो इंडिया इनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लोकेशन था। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंसी में 1947 से 1997 का जो पीरियड था उसमें नेहरू जी जो एरा था उसमें जो रिलेशंस इंडिया और यूएसए के थे वो देखते हैं। तो जो यूएस जो प्लानर्स थे इंडिया को डिप्लोमेटिकली इम्पोर्टेंट समझते थे। वो चाहते थे कि जो हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो एशियन कंट्रीज़ में इंडिया के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि वो डिप्लोमेटिकली इम्पोर्टेंट कंट्री है। यहीं से ही वो लोग अपना चाइना एंड रसिया को काउंटर कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते थे उस पीरियड के टाइम पे। देन कोल्ड वार के टाइम पे जो जवाहरलाल जो पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ही सपोर्ट किया था। उनकी जो पॉलिसी थी वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की थी, जो अमेरिकन प्लानर्स को हर्ट किया था उन्होंने। अमेरिकन प्लानर्स चाहते थे कि इंडिया वेस्टर्न नेशंस के साथ अपना मिलके काम करे। देन 1948 के अंदर में जो कश्मीर जो क्राइसिस था उसको थर्ड पार्टी मीडिएशन का मना कर दिया था। नेहरू जी ने बोला कि कोई भी कंट्री हमारा जो मीडिएशन नहीं करेगा, हम अपना इंडिया और पाकिस्तान मिलके इस इशू को सोल्व कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट था। देन उसके बाद 1949 में जो नेहरू जी हैं वो यूएसए का विज़िट करते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बेकार विज़िट जाता है, अनडिप्लोमेटिक डिजास्टर है और जो दोनों साइड में एक बैड फीलिंग क्रिएट करता है। अमेरिका है जो वांट्स इंडिया विल अलाइन यूएसए, इंडिया के साथ वो मतलब इंडिया को चाहता है कि वो यूएसए के साथ अलाइन हो जाए, बट नेहरू जी इस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं। जो कि नेहरू जी की जो पॉलिसी थी वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की थी। तो इसी की वजह से जो यूएसए है वो अच्छे से डील नहीं करता है इंडिया को। देन 1947 से जो 59 का जो पीरियड था इसमें यूएसए PL4 जो पब्लिक लॉ 480 का थ्रू इंडिया को एड प्रोवाइड करता है, यानी कि फूड वगैरह जो देता है, फूड और पैसे जो देता है। तो ये उनका जो प्लान था अंडर PL480 जो प्लान था उसके थ्रू ही प्रोवाइड करता है। देन जो इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं जब इंडिया पोर्तुगीज़ की जो कॉलोनी होती है गोवा को अनेक्ट कर लेता है 1961 के अंदर में। ठीक है। देन यूएसए सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग इंडोचीना वार, जो 1962 का जो वार होता है इंडिया का और चाइना के साथ,
उस पीरियड में इंडिया का जो सपोर्ट करता है यूएसए, उन्होंने बे ऑफ बंगाल में यूएसएस किट्टी हॉक एयरक्राफ्ट भेजने के प्लान किया था, लेकिन ये पहुंचने से पहले ही वार जो है वो ओवर हो गया था और ये फिर वापस से बुला लिया गया था। देन इंदिरा राजीव एरा के पीरियड में भी अपना जो इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस थे वो बहुत ही बेकार थे। उस पीरियड में क्या था, जो 1970s का जो पीरियड था वो यूएसए जो सपोर्ट करता है पाकिस्तान का टू काउंटर सोवियत इन्फ्लुएंस इन दी इंडियन सब कंटिनेंट। इंडियन सब कंटिनेंट के अंदर अपना जो दबदबा बनाने के लिए जो यूएसए है वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। और जो इंदिरा गांधी जी हैं, जो हमारी जो इंडिया की तरफ से जो लीड करती हैं, वो यूएसएसआर की तरफ जो अपना वो रखती हैं कि भाई हम रसिया के साथ मिलेंगे, और जो पाकिस्तान के साथ है जो वो ये आ जाते हैं यूएसए। देन इंडो पाक वार होता है 1971 में, जिसमें ओपनली सपोर्ट करता है पाकिस्तान का यूएसए, जिसमें वो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजता है यूएसएस एंटरप्राइज टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। बट ये पहुंच नहीं पाता है क्योंकि उसके बाद जो यूएसएसआर के साथ जो हमारा जो रिलेशंस बढ़िया हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूएसएसआर हमारा इंडिया का जो सपोर्ट कर देता है, और इसी की वजह से ये जो है इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये वापस चला जाता है, और 1971 जो पाक वार में हमारी जो जीत हो जाती है। देन एक 1974 में इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट, जो सबसे जो पहले जो न्यूक्लियर टेस्ट जो कंडक्ट किया था इंडिया ने, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसको भी यूएसए ने बहुत ही ज़्यादा अपोज किया था। यूएसए की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि जितने भी 5 कंट्रीज़ हैं P5, उन्हीं के पास ही सिर्फ न्यूक्लियर पावर होनी चाहिए, बाकी किसी कंट्री के पास भी न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए। देन 1980s के बीच में भी इंडिया एंड यूएसए के जो रिलेशंस हैं ग्रेजुअली इम्प्रूव होते हैं, और इंडिया जब फिर भी उसी पीरियड में भी इंडिया जो है सपोर्ट नहीं करता है यूएसए का। यूएसए क्या है, ऑक्यूपेशन कर लेता है अफ़गानिस्तान का और इन्वेजन करता है सोवियत यूनियन में, फिर भी इंडिया इनका किसी का भी सपोर्ट नहीं करता है, पर यूएसए इंडिया का सपोर्ट करता है। देन एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड गवर्नमेंट आती है 1998 से 2004 के बीच में, जिसमें जो हमारा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट होता है वो पोखरान टेस्ट होता है 1998 के अंदर, जिसमें यूएसए है इसको स्ट्रांगली कंडेम करता है, यानी कि जो यूएसए है इसको अपोज करता है कि भाई ये जो टेस्ट है ये नहीं होना चाहिए था, और इसी की वजह से जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है यूएसए इंडिया के ऊपर, जिसके अंदर वो सारी जितनी भी मिलिट्री एड और इकोनॉमिक एड वगैरह सबको फ्रीज कर देता है, जितने भी लोन्स वगैरह चल रहे होते हैं उनको फ्रीज कर देता है, कोई फ्रेश लोन्स देने से मना कर देता है, और जो अमेरिकन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी एंड यूरेनियम एक्सपोर्ट्स को इंडिया के लिए स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ डेवलपमेंट होती हैं, और जिसमें जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है जापान भी इनके साथ मिलता है कि भाई ये जो है जो टेस्ट है न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होना चाहिए था, और ये भी इम्पोज करता है सैंक्शंस को। देन यूपीए फर्स्ट एंड सेकंड गवर्नमेंट आती है 2004 से 14 के बीच में, तो उस पीरियड में जो रिलेशंस हैं इम्प्रूव होते हैं ग्रेजुअली, और 2005 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया साइंड 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, यानी कि ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 2005 के अंदर एक डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होता है 10 ईयर्स के लिए, विद द गोल ऑफ एक्सपेंडिंग बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए। देन 2010 के अंदर जो बराक ओबामा है ये इंडिया का विजिट करते हैं और एक जॉइंट सेशन लेते हैं इंडियन पार्लियामेंट का, वेयर जो ये बराक ओबामा जी हैं उन्होंने परमानेंट सीट जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो मिलनी चाहिए उसको भी उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि हाँ भाई इंडिया को एक परमानेंट सीट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, देन 2010 के अंदर रीजनल इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम अमेरिका मिलिट्री रिलेशंस विद पाकिस्तान, तो 2010 के अंदर जो है रिलेशंस थोड़े ख़राब होते हैं क्योंकि जो मिलिट्री सपोर्ट देता है पाकिस्तान को जो यूएसए, और जो इंडिया है वो जो रसिया के साथ ज़्यादा कनेक्शंस रखता है मिलिट्री रिलेशंस में, इसी की वजह से हमारे जो रिलेशंस थोड़ा सा ख़राब चलते हैं। देन मोदी गवर्नमेंट आती है 2014 के अंदर, और मोदी और ओबामा के जो रिलेशंस हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव होते हैं। एक्सपेंडिंग कल्चरल स्ट्रेटजिक मिलिट्री एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो लिए जाते हैं टू काउंटर ट्रस्ट डेफिसिट, जो हमारे और यूएसए के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट जो चल रहा था उसको काउंटर करने के लिए ये मेजर्स लिए जाते हैं ताकि हमारे जो रिलेशन से थोड़ा इम्प्रूव हो सकें।
देन रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, क्लोजर टाइज बिटवीन द इंडियन एंड द अमेरिकन इंडस्ट्रीज। जो इंडियन जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करती है, इसकी वजह से जो हमारे जो रिलेशंस हैं यूएसए के साथ इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। और जो यूएसए है वो चाहता है कि जो इंडिया है वो उनकी हेल्प करे टू काउंटर असर्टिव चाइना को काउंटर करने के लिए वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है। देन जो काउंटर टेररिज्म है उसको सपोर्ट करता है यूएसए इंडिया के साथ मिलके, बहुत सारे जो प्लान बनाए हैं तो उसमें भी इंडिया और यूएसए का जो बढ़िया एक कनेक्शंस बैठता है। इन फरवरी 2016 पाकिस्तान 8 न्यूक्लियर कैपेबल F-16 फाइटर्स जो डील होती है इनकी पाकिस्तान के साथ, जिसमें वो F-16 फाइटर्स को यूएसए को प्रोवाइड करता है, यूएसए पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है। एंड इसकी वजह से जो इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन से बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जो F-16 फाइटर जेट है ये बहुत ही डेवलप्ड टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट है, जिसकी वजह से इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस हैं वो ख़राब होते हैं और इंडिया इसको अपोज करता है कि भाई इस तरीके से आप इनको इस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड ना करें। देन मोदी और ट्रंप के रिलेशंस 2017 से 21 के बीच में हम देखते हैं, तो जो हमारी और रसिया के साथ एक डील होती है S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम है। ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, अभी रिसेंट में भी चल रहा है। S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल जब हमने रसिया से परचेज किया तो यूएसए ने बोला था कि जो भी कोई इस टेक्नोलॉजी को रसिया से परचेज करेगा तो उसके ऊपर हम कार्ट्स एक्ट के थ्रू सैंक्शंस लगा देंगे। लेकिन हुआ ये कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस तो नहीं लगे, लेकिन हमारे जो रिलेशंस हैं यूएसए के साथ धीरे धीरे ट्रेड जो रिलेशंस हैं वो थोड़े थोड़े ख़राब होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ट्सा एक्ट है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो कार्ट्सा एक्ट है 2017 का जो एक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। जो भी कोई कंट्रीज नॉर्थ कोरिया और रसिया और ईरान, इन कंट्रीज़ के साथ जो कोई ट्रेड करेगा उनके ऊपर क्या है यूएसए एक सैंक्शन लगा देता है कार्ट्सा एक्ट के थ्रू। ठीक है, जिसके थ्रू वो उनका जो ट्रेड रिलेशंस हैं इंडिया मतलब किसी भी कंट्री के साथ वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। दैन मोदी और बाइडन के जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी कोविड-19 के बीच में क्या होता है कि एक मटेरियल होता है जो कि वैक्सीन बनाने के लिए काम में आता है, उनको जो बाइडन जी हैं वो उसको स्टॉप कर देते हैं, इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो रिलेशंस हैं यूएसए के साथ थोड़े ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, देन मोदी ट्रंप रिलेशनशिप्स जो अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है 2025 के अंदर, जो इंडिया रिजेक्टेड ट्रम्प्स ऑफर टू मीडिएट इंडिया चाइना टेंशंस। जो इंडिया है वो मीडिएट करने के लिए हमेशा मनाही करता है, ये तो पता ही है सबको। और इन मई अगेन इंडिया रिजेक्टेड ट्रम्प्स एंड हिज वाइस प्रेसिडेंट ऑफर टू मीडिएट व्हेन द 2000 इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट अनफोल्डेड। जब इंडिया और पाकिस्तान का जो अभी जो चलता है उसके 2025 के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारा, उसके पीरियड में भी जो मीडिएट करने की पूरी कोशिश करता है यूएसए, उसको भी इंडिया क्या है रिजेक्ट करता है। जो शुरुआत में जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमारे इंडिया, इनको ट्रंप जो प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट कन्वेड दिस डायरेक्टली टू ट्रंप इन जून। इन लेट जुलाई मोदी रिजेक्टेड द पॉइंट ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री डिबेट। सबसे पहले तो जो मोदी जी हैं वो बोलते हैं कि यार इंडिया और जो पाकिस्तान का जो वार जो चल रहा था 8 दिन का, उसमें मीडिएट करे या किया जो कुछ भी है उनको सपोर्ट करता है बेसिकली। बाद में जो पार्लियामेंट्री सेशन में मोदी जी बोलते हैं कि ऐसा कोई मीडिएशन नहीं हुआ था और ये एक डिबेट का टॉपिक बन गया था। ठीक है, एंड ऑन जुलाई 30, 2025 प्रेसिडेंट ने 25% जो है टैरिफ अनाउंस किए हैं अभी रिसेंट में, और उसके बाद फिर से जो 25% टैरिफ अगेन इंडियन गुड्स के ऊपर लगाए हैं उन्होंने। टोटल मतलब 50% टैरिफ्स अभी तक इंडिया के ऊपर इम्पोज कर चुका है ये। और ये क्यों इम्पोज कर रहा है? क्योंकि हम लोग क्या है यूएसए से ऑयल वगैरह जो परचेज कर रहे हैं। ठीक है, देन मिलिट्री रिलेशंस पे आते हैं। हमारे और यूएसए के बीच में जो सबसे जो फंडामेंटल जो एग्रीमेंट्स हुए हैं मिलिट्री के बीच में, वो 4 एग्रीमेंट्स हैं। जो भी कंट्री के साथ यूएसए अपना फ्रेंडशिप बनाना चाहता है उनके साथ ये 4 एग्रीमेंट्स वो साइन करता है, जो उनके जो क्या है फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं ये। ठीक है, मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए।
जो सबसे पहले जो एग्रीमेंट जो आता है वो है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जी शौमिया के नाम से जानते हैं इसको। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया और यूएसए के बीच में 2002 में साइन हुआ था। जो एग्रीमेंट है ये इनेबल करता है हमको शेयरिंग ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस बिटवीन दी टू कंट्रीज एंड रिक्वायर्स ईच कंट्री टू प्रोटेक्ट दी अदर्स क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन। जो भी कोई क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन है उनको प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि लीक नहीं होने देगा, और जो मिलिट्री जो इंटेलिजेंस है उनको आपस में शेयर करने की बात करता है ये जो एग्रीमेंट है। देन जो दूसरा जो एग्रीमेंट आता है ये भी इम्पोर्टेंट है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमोआ के नाम से जानते हैं। ये होता है साइन 2016 में, और ये जो एग्रीमेंट है ये परमिट करता है द मिलिट्री ऑफ आइदर कंट्री टू यूज द अदर्स बेस फॉर रीसप्लाइंग और कैरिंग आउट रिपेयर और रीफ्यूलिंग। जो भी कोई सपोर्ट जो दी जाती है, यानी कि लॉजिस्टिक्स जो सपोर्ट दी जाती है वो प्रोवाइड की जाएगी दोनों कंट्रीज़ को आपस में, ठीक है। और ये लेकिन इम्पोज नहीं करता है, यानी कि जो डज नॉट मेक द प्रोविजंस ऑफ लॉजिस्टिकल सपोर्ट बाइंडिंग ऑन आइदर कंट्री, यानी बाइंडिंग नहीं है ये जो हमारी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है ये तभी दी जाएगी जब हम आपस में क्लियरेंस कर लेंगे कोई भी चीज़ के लिए कि हाँ भाई इसमें सपोर्ट मिलनी चाहिए, यानी कि बाइंडिंग नहीं है, सबसे बड़ी बात है। देन एक और आता है निकल के कम्युनिकेशंस कॉम्पेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कॉम कासा जो एग्रीमेंट है, ये थर्ड एग्रीमेंट है, ये साइन होता है 2018 में, और इट इज़ एन इंडिया स्पेसिफिक वेरिएंट कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, सिस्मोआ। ये इंडियन जो स्पेसिफिक जो वेरिएंट है ये कॉम कासा का सिस्मोआ, ये इनेबल करता है टू कंट्रीज़ को टू शेयर secure communication and exchange information on approved equipment during bilateral and multinational training exercise and operations। जो भी कोई ऑपरेशंस वगैरह होंगे, हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं या कोई एक्सरसाइज होती है, किसी कंट्री के साथ वार होता है, तो इसमें हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे एक दूसरी कंट्रीज के साथ में। तो ये जो है ये जो एग्रीमेंट है ये हमको ये चीज़ प्रोवाइड करता है। फोर्थ जो एग्रीमेंट है वो है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बैका के नाम से जानते हैं। ये 2020 में साइन हुआ था, जो मतलब रिसेंट में ही साइन हुआ है, और ये परमिट करता है एक्सचेंज ऑफ अनक्लासिफाइड एंड कंट्रोल्ड अनक्लासिफाइड जियो स्पेशल प्रोडक्ट्स, टोपोग्राफिकल, न्यूटिकल एंड एरोन्यूटिकल डाटा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ठीक है। और नेशनल जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ ये हम लोग शेयर करते हैं, जितने भी ये डेटा हैं इनको हम इस बैका एग्रीमेंट के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। देन अगर अदर एग्रीमेंट्स भी हैं दो, तो इनको भी हम देख लेते हैं। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, सोचा जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी डिफेंस इक्विपमेंट्स की या डिफेंस गुड्स की, तो हम एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ हम शेयर कर सकते हैं, यानी सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह कोई छोटा मोटा कोई कमी पड़ गया तो उसको हम एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ मंगा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। एक और एग्रीमेंट है डिफेंस एग्रीमेंट, ये है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट टू पोस्ट इंडियन लाइजिन ऑफिसर्स इन की यूएस कमांड्स। जो लाइजिन ऑफिसर्स जो इंडियन ऑफिसर्स जो रहेंगे वो पोस्टेड रहेंगे लाइजिन ऑफिसर्स इन दी यूएसए कमांड्स में, ठीक है, जो स्पेशल ऑपरेशन कमांड होंगी उनमें। देन जॉइंट मिलिट्री जो एक्सरसाइज होती हैं इंडिया और यूएसए के बीच में, वो एक होती है युद्धाभ्यास 2002 से चली आ रही है, एक होती है वज्र प्रहार, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, ठीक है। देन काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, जो टेररिज्म जो चल रहा है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया और यूएसए के बीच में बहुत अच्छा से कोऑपरेशन हो रहा है, तो इसमें भी हम देख लेते हैं। तो जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म 2021 में एक वर्किंग ग्रुप बनता है, जिसके अंदर हम मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द सिस्टमेटिक कोलैबोरेशन फोकसिंग ऑन इंटेलिजेंस शेयरिंग, फाइनेंशियल ट्रैकिंग। जो इसके अंदर जो हम इस एग्रीमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, फाइनेंशियल ट्रैकिंग ऑफ टेररिस्ट नेटवर्क्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू जॉइंट ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम करते हैं इस एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है। एक और एग्रीमेंट निकल के आता है काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन इनिशिएटिव CCI, 2010 के अंदर साइन होता है, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो होती हैं उनको हम शेयर करते हैं, एंड एडवांस काउंटर टेररिज्म टेक्निक्स को हम एक दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं। देन एक और एग्रीमेंट निकल के आता है इंडिया एंड इंटरनेशनल फोरम में, द US हैज़ सपोर्टेड इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जो इंडिया हमेशा चाहता है कि भाई जो पाकिस्तान है वो
टेरर फाइनेंसिंग को रोके और डिसमेंटल करे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। तो उसमें यूएसए हमेशा हमारी जो सपोर्ट करता है इंटरनेशनल फोरम्स में, यानी कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स वगैरह में, ठीक है। देन न्यूक्लियर कोऑपरेशन है इंडिया और यूएसए के बीच में, उसको देखते हैं। जो हमारा जो पोखरान टेस्ट होता है 1998 के बीच में, तो 1998 में जो होता है इसमें पूरी तरह से जो मैंने अभी पढ़ाया था कि सैंक्शंस इम्पोज कर दिए जाते हैं इंडिया के ऊपर, और इसको पूरी तरह से जो यूएसए है वो अपोज करता है कि भाई इस तरीके का जो टेस्ट है वो नहीं होना चाहिए था, जिसमें जापान भी इनका साथ देता है। देन ये जो जितने भी सैंक्शंस वगैरह हैं वो 2001 तक सारे के सारे रिवोक्ड कर लिए जाते हैं, और हमारा यूएसए के जो रिलेशन है थोड़ा इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। 2006 के अंदर यूएस कांग्रेस पास द हिस्टोरिकल इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स, जो 2006 में जो एक एग्रीमेंट पास होता है जिसको हम यूएस इंडिया पीसफुल एटॉमिक कोऑपरेशन एक्ट के नाम से जानते हैं। ये जो अलाउज करता है हमको डायरेक्ट सिविलियन न्यूक्लियर कॉमर्स विद इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स, यानी 30 साल के अंदर सबसे पहले जो हमको न्यूक्लियर जो कॉमर्स है उसको हमको सपोर्ट करता है। India would separate its civilian and military nuclear programs, and the civilian programs would be brought under the safeguards of International Atomic Energy Agency। जो है इंडिया के दोनों जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चले हुए हैं, यानी कि मिलिट्री और सिविलियन, वो दोनों अलग तरीके से काम करेंगे, और जो भी सिविलियन प्रोग्राम्स हैं वो ब्रॉट अंडर द सेफगार्ड्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर में आ जाएंगे। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स आल्सो रेफर टू एज 123 एग्रीमेंट। एक और एग्रीमेंट आता है 123 एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं इसको। ये 2008 में साइन होता है, 2006 के बाद 2008 में ये दूसरा एग्रीमेंट निकल के आता है, जिसके अंदर हम जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स फॉर पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन विच गवर्न्स सिविल न्यूक्लियर ट्रेड बिटवीन अमेरिकन एंड इंडियन फर्म्स पार्टिसिपेटिंग इन ईच अदर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर, यानी कि इसके अंदर हम जो हमारी जो फर्म्स होती हैं बेसिकली इंडियन और अमेरिकन फर्म्स, ये आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड वगैरह करते हैं। दैन 2019 में इंडिया एंड यूएसए साइंड एन एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन बायलैटरल सिक्योरिटी एंड सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया। ये हमारा जो 2019 में जो एग्रीमेंट होता है। देन इंडिया हैज़ नॉट साइंड दिस CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी और द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये जो यूएसए की जो ट्रीटीज़ हैं ये बोलती हैं कि भाई जो 5 जो नेशंस हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्हीं के पास जो न्यूक्लियर जो पावर होनी चाहिए, बाकी कंट्रीज़ के पास कोई भी न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये जो ट्रीटी है इसको हमने कभी भी साइन नहीं किया है, और क्योंकि इंडिया ने जो बोला है कि भाई अगर इस तरीके का होना है तो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं जितनी भी वर्ल्ड के अंदर, उन सभी को अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको ख़त्म कर देना है, और उसके बाद ही हम अपना कोई भी तरीके की ट्रीटी साइन कर सकते हैं। सारे के सारे कंट्रीज, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी के पास भी न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए, तब तो ये काम कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं, हम इस तरीके की ट्रीटी के अंदर हम साइन नहीं करेंगे, ठीक है। देन इकोनॉमिक रिलेशंस पर आते हैं सीधा। इंडिया और यूएसए का जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो इंडिया का जो यूएसए है जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है 2021 से लेके अभी तक का, ठीक है। और द यूएस एक्सपोर्ट्स 45.3 बिलियन वर्थ। जो यूएस का जो एक्सपोर्ट है इंडिया की टर्म में वो कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है, यानी कि इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, यानी कि 86.51 बिलियन वर्थ को इंडियन गुड्स को यूएसए में हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो हमारा जो ट्रेड है इंडिया और यूएसए का वो ट्रेड सरप्लस ट्रेड है, ठीक है। जो मेजर इंपोर्ट्स हैं मेजर इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्लूड, जो यूएसए को हम एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि सामान, वो हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, टेक्सटाइल्स, मशीनरी, जेम्स एंड डायमंड्स, केमिकल्स, आयरन, स्टील प्रोडक्ट्स, कॉफ़ी, टी एंड अदर एडाइबल फूड प्रोडक्ट्स, इनको हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। और जो इंपोर्ट करते हैं वो एयरक्राफ्ट्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, कंप्यूटर वगैरह, इसको हार्डवेयर, स्क्रैप मेटल एंड मेडिकल इक्विपमेंट, इनको हम क्या है इंपोर्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स इज़ आल्सो इंडियाज़ लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट पार्टनर, यानी कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है यूएसए का बहुत ज़्यादा है, और इंडिया है जो पावर इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है यूएसए का वो है पावर जनरेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, पोर्ट्स, रोड, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग्स एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं।
इन 2005 में ट्रेड पॉलिसी फोरम साइन होता है इंडिया और यूएसए का। द गोल ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू इंक्रीज बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो। देर आर 5 मेन सब डिविजन्स ऑफ द ट्रेड पॉलिसी फोरम। ये ट्रेड पॉलिसी फोरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2005 के अंदर साइन होता है, जिसके अंदर हमारा और इंडिया और यूएसए का जो रिलेशंस है ट्रेड के बीच में वो किस तरीके से काम करेंगे, वो इसी के अंदर आते हैं सब के सब। ठीक है, तो एक है एग्रीकल्चर ट्रेड ग्रुप विच हैज़ 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स। एग्रीइंग ऑन टर्म्स दैट विल अलाउ इंडिया टू एक्सपोर्ट मैंगोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि इंडिया का जो है यूएसए के साथ वो किस तरीके से मैंगो को एक्सपोर्ट करेगा, वो इसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है। एंड परमिटिंग इंडियाज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी टू सर्टिफाई इंडियन प्रोडक्ट्स टू बी स्टैंडर्ड्स ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स हैं वो यूएसए की जो इंडस्ट्री, जो यूएसए का जो एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अकॉर्डिंग फिट बैठता है या नहीं बैठता है, तो उसके ऊपर ये हमारा एग्रीमेंट चलता है कि भाई अगर फिट बैठेगा तभी हम खरीदेंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं खरीदेंगे। एंड नेक्स्ट चलते हैं 2018 के अंदर इंडिया बिकेम दी 3rd एशियन नेशंस टू ग्रांटेड स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथराइजेशन, STA फर्स्ट का जो हमको दर्जा दिया गया था यूएसए की तरफ से, ये जो हमको प्रोवाइड करता है स्टेटस बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। STA फर्स्ट इनेबल्स द एक्सपोर्ट्स ऑफ हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स द सिविल स्पेस एंड डिफेंस फ्रॉम द यूएस टू इंडिया। ये जो स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथराइजेशन STA फर्स्ट है जो हमको प्रोवाइड करता है कि भाई यूएसए है जो वो इंडिया को सिविल स्पेस एंड डिफेंस के जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं उनको भी हम आपस में ट्रेड कर सकते हैं। देन 2023 में एयर इंडिया अनाउंस करता है कि भाई हम 470 जेट्स है वो यूएसए से खरीदेंगे, जिसमें 220 जेट्स है वो बोइंग कंपनी है उनकी यूएसए की, उससे खरीदेंगे, और 250 फ्रॉम एयरबस जो कंपनी है उससे खरीदेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। ऑन जुलाई 30, 2025 मैंने अभी थोड़ी देर पढ़ाया था, इसमें क्या है कि टैरिफ्स इम्पोज करता है यूएसए इंडिया के ऊपर। क्यों करता है? क्योंकि भाई इंडिया है जो रसिया से ऑयल वगैरह परचेज कर रहा है, तो सबसे पहले 25% करता है, फिर अगेन 25% करता है, तो अभी ये 50% टैरिफ्स हो चुके हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होता है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम देखते हैं। जनवरी 31, 2023 यूएसए इंडियन सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो काम करता है met for the 8th time। the group is a collaboration of space agencies इसरो एंड नासा। जो इसरो और नासा का जॉइंट एक वेंचर है, इसका नाम है यूएस इंडियन स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप है। इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इन्हीं ग्रुप्स ने एक डिसीजन लिया है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो मिशन है इसको चलाया था, और इसके थ्रू एक सैटेलाइट लॉन्च किया था 2025 में। ठीक है, तो ये जो इस सैटेलाइट का जो काम होगा वो होगा इज एक्सपेक्टेड टू मैप अर्थ यूजिंग 2 डिफरेंट रडार फ्रीक्वेंसीज टू मॉनिटर रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर। ये इंडिया और यूएसए का जॉइंट एक सैटेलाइट मिशन था जिसको 2025 में ही, जुलाई 25 में ही लॉन्च किया है, जो काम क्या करेगा, डबल फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, डिफरेंट रडार फ्रीक्वेंसीज पे। ठीक है, और ये मॉनिटर करेगा रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर को अच्छे से एनालाइज करेंगे। ठीक है, जनवरी 2023 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ द इंडिया एंड द यूएस अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि ISAT के नाम से हम जानते हैं, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अंडर ISAT both sides will work together in the fields of artificial intelligence, quantum technologies, advanced wireless technology, space and semiconductor supply chain resilience, यानी इनके ऊपर हम इस एग्रीमेंट के थ्रू काम करेंगे। ठीक है, देन नासा विल प्रोवाइड एडवांस ट्रेनिंग टू इसरो एस्ट्रोनॉट्स with the goal of launching a joint efforts to the international space stations in 2024। ठीक है, ये एक जॉइंट ग्रुप चलाया जा रहा है जिसमें नासा क्या है, एस्ट्रोनॉट्स को, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इंडिया यूएस कॉमन मेंबर्स इन इंटरनेशनल ग्रुप्स, जो बहुत सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं उसके अंदर इंडिया और यूएसए जो कॉमन मेंबर्स हैं उसको हम थोड़ा मोटा मोटा सा देख लेते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप आता है यूनाइटेड नेशंस आता है, जिसमें दोनों कंट्रीज़ क्या हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ठीक है, और एक UN के अंदर में बहुत सारी और भी बॉडीज आती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, WTO हो गया, ये सारी के सारी के अंदर हम क्या है, एक मेंबर कंट्रीज़ हैं दोनों की दोनों स्टेट्स। ठीक है,
दैन G20 आता है, ये एक इम्पोर्टेंट फोरम है। इसके अंदर भी क्या है, दिस फोरम फॉर द वर्ल्ड्स 20 मेजर इकोनॉमीज काउंट्स बोथ इंडिया एंड यूएसए एज दी मेंबर्स। दोनों कंट्रीज हैं जो इसके अंदर मेंबर्स हैं। दैन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जो है, जो कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट वगैरह में डालता है, और ये है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट कॉम्बैट्स मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का काम करता है FATF। इसके अंदर भी हम क्या हैं, दोनों कंट्रीज मेंबर्स हैं। जिसके अंदर हमारा क्या है, हम हमेशा पाकिस्तान को बोलते हैं कि भाई टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इसको ग्रे लिस्ट में डालो, ब्लैक लिस्ट में डालो, ये सब चलता रहता है। दैन इंटरपोल आता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड बोथ कंट्रीज एज ए मेंबर्स। यानी इंटरपोल के अंदर हम क्या हैं, दोनों कंट्रीज क्या हैं, मेंबर हैं, जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। दैन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के नाम से जानते हैं। बोथ नेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन द IOC विच ओवरसीज दी ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स जो कंडक्ट कराती है उसके अंदर हम दोनों कंट्रीज क्या हैं, मेंबर स्टेट्स हैं। दैन स्ट्रेटजिक एंड सिक्योरिटी ग्रुपिंग्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड। क्वाड क्या है, एक रीजनल है सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसके अंदर हम क्या हैं, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक साथ आते हैं और फोकस्ड ऑन ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में हम आराम से ट्रेड वगैरह हम आराम से फ्रीली कर सकें। ठीक है, बहुत से कंट्रीज इसको क्या है, चाइना को काउंटर करने का एक ग्रुप समझते हैं, लेकिन वो उस तरीके का ग्रुप है नहीं। I2U2 ग्रुप है, आल्सो नोन एज वेस्ट एशियन क्वाड। दिस ग्रुप इन्वॉल्व्स इंडिया, द US, इजराइल एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE और USA और इजराइल और इंडिया का ये ग्रुप है। ठीक है, I2U2 ग्रुप के नाम से जानते हैं। यानी कि USA एंड UAE ये दोनों इसमें आ जाते हैं, और इंडिया और इजराइल I2 में आ जाते हैं। ये भी एक सिक्योरिटी ग्रुप है। दैन ग्लोबल कोलिजन ऑन सिंथेटिक ड्रग्स, ड्रग्स के ऊपर भी एक हमारा ग्रुप है, इसमें भी दोनों कंट्रीज एक साथ आते हैं। बोथ कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द US लेड इनिशिएटिव टू एड्रेस द ग्लोबल सिंथेटिक ड्रग थ्रेट। ठीक है, दैन एशियन रीजनल फोरम है ARF। एज मेंबर्स ऑफ दिस फोरम इंडिया एंड USA एंगेज इन सिक्योरिटी डायलॉग्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन। ये भी एक हमारा सिक्योरिटी डायलॉग है। दैन इकोनॉमिक एंड ट्रेड फोरम्स हैं, इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF। इंडिया एंड द US आर फाउंडिंग पार्टनर्स इन द इनिशिएटिव टू मेक देयर इकोनॉमीज मोर कनेक्टेड एंड रिजिलियंट। ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एक ग्रुप है जिसमें दोनों कंट्रीज साथ में आते हैं। देन IPEC है, इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कोऑपरेशन है। बोथ आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस फोरम डेडिकेटेड टू एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। अदर इम्पोर्टेंट फोरम्स हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इंडिया का, ये इसमें जो USA है वो 2021 में ज्वाइन हो जाता है, जो सोलर एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है। कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के नाम से जानते हैं, एन इनिशिएटिव वेयर इंडिया एंड द US वर्क टुगेदर टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस। ठीक है, उसके बाद आता है आर्कटिक काउंसिल। ऑब्जर्वर स्टेटस है दोनों कंट्रीज को। बोथ इंडिया एंड USA आर ऑब्जर्वर्स टू दिस इंटर गवर्नमेंटल फोरम एड्रेसिंग इश्यूज फेस्ड बाय आर्कटिक गवर्नमेंट्स एंड इंडिजीनियस पीपल्स। ठीक है, तो ये जो है सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, जय हिंद।